एक पाकिस्तानी वोटर का वोट, एक बांग्लादेशी वोटर का वोट, एक रशियन वोटर का वोट आपके वोट से ज़्यादा पावरफुल है। ये कोई कोरी गप्पाजी नहीं है, बल्कि नंबर्स ऐसा कहते हैं। दोस्तों, ऑफिशियल सेंसस और पार्लियामेंट्री डेटा एक ऐसी कहानी कहता है जो कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम आपसे 50 साल से छिपा रहा है। आज मैं और हमारी सहयोगी श्रेया आपको दिखाएंगे कि असल में आपका वोट कितने का है और किस पार्टी ने, किस नेता ने, किस संवैधानिक संशोधन ने ये कीमत तय की है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन का सांसद 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है और भारत का सांसद 26.5 लाख लोगों को। ये आंकड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हैं। सवाल सीधा है, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है? इंडिया में ये नंबर है 26.5 लाख, यानी एक एमपी के ऊपर 26 लाख से ज्यादा सिटीजन्स का बोझ। अब इसका मतलब समझने के लिए चलिए दुनिया के बाकी मेजर कंट्री से कंपेयर करते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दिखाती हूँ। यूनाइटेड किंगडम 1 एमपी पर 1 लाख सिटीजन्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी सब 1 या 2 लाख के आसपास। रशिया, जिसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं, 3.2 लाख, हमसे कम। यूएसए 7.8 लाख, अभी भी हमसे बहुत कम। पाकिस्तान, हमारा नेबर, 9 लाख, 3 गुना कम बोझ पर एमपी। बांग्लादेश 5.7 लाख, नाइजीरिया 6.3 लाख, इंडोनेशिया, ब्राजील, इटली, टर्की, हर एक कंट्री का एमपी हमारे एमपी से कम सिटीजन्स को आंसर करता है। और इंडिया 26.5 लाख। दुनिया में सिर्फ एक कंट्री है जहां का एमपी 10 लाख से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वो कंट्री हम हैं। अगर आपको सरकारी पॉलिसी पे अपने एमपी से कंप्लेन करना हो तो इंडियन एमपी उस कंप्लेन को पढ़ने के लिए पाकिस्तानी एमपी के कंपैरिजन में 3 गुना कम टाइम देगा। यूके के एमपी के कंपैरिजन में 25 गुना कम। नॉट बिकॉज इंडियन एमपी लेजी है, बिकॉज हमारे डेमोक्रेसी में इंडियन एमपी के पास इतने ज्यादा लोग हैं आंसर करने के लिए कि इंडिविजुअली ईच सिटीजन की वॉइस गार्बेज के बराबर छोटी हो जाती है। और हमारी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का टाइटल, लार्जेस्ट, हाँ, बेस्ट रिप्रेजेंटेड बिल्कुल नहीं। उन्नीस में भारत का लोकतंत्र अमेरिका के बराबर था। आज पाकिस्तान भी हमसे आगे है। सवाल है कि बीच में ऐसा क्या हुआ? अब एक सेकंड रुकिए, ये सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं थी। एक पीढ़ी पहले हमारी पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल थी। 1953 में जब पहली बार लोकसभा बैठी तब हमारा रेशियो 0.137 पर लाख था, अमेरिका के बराबर, दूसरे बड़े डेमोक्रेटिक देशों के बराबर। तो 75 साल में क्या हुआ, इस चार्ट को देखिए, पूरी कहानी समझ आ जाएगी। यूके की लाइन फ्लैट, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस सब फ्लैट। भारत की लाइन 1953 से नॉर्मल, 1963, 1973 सब ठीक। इसके बाद आता है 1976 और लाइन क्लिफ से नीचे गिरती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है। 1983, 1993, 2003, 2013, 2024 हर साल नीचे गिरती जाती है। 72% कोलैप्स सिर्फ एक पीढ़ी में। इस कोलैप्स का नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। दोस्तों, इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी ने संविधान को उलट के रख दिया, उस समय उन्होंने एक ऐसा काम भी किया था जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती। जी हाँ, इंदिरा गांधी ने 1976 में लोकसभा की सीटें फ्रीज कर दी थी। कुल सीटें थी 543, उतने पर ही रोक लगा दी। स्टेट वाइज एलोकेशन पर भी लॉक लगा दिया। अब आप विचार कीजिए, पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती है लेकिन सीटें उतनी ही रहती हैं। मतलब हर साल हर एमपी के ऊपर और ज़्यादा आबादी और ज़्यादा बोझ। पहले 25 साल के लिए ये फ्रीज किया गया था, 50 साल हो गए, अभी भी फ्रीज चल रहा है। इमरजेंसी ने सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में नहीं डाला, इमरजेंसी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिप्रेजेंटेशन मशीनरी को भी जेल में डाला। अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की 2 आर्टिकल्स बताती हूँ। ये आर्टिकल समझने जरूरी हैं क्योंकि पूरी कहानी यहां से शुरू होती है। आर्टिकल 81 ये लोकसभा का कॉम्पोजिशन डिफाइन करता है। कहता है हर स्टेट को सीट्स मिलेंगे उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में, फेयर, डेमोक्रेटिक। आर्टिकल 82 ये कहता है हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगी, बाउंड्रीज रीड्रॉ होंगी, सीट्स पॉपुलेशन शिफ्ट के साथ मूव करेंगी।
ऑटोमेटिक, मैंडेटरी, ये दोनों आर्टिकल्स मिलके हमारे डेमोक्रेसी के लीगल बैकबोन थे। 1 पर्सन, 1 वोट, 1 वैल्यू का प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर्स ने ये प्रॉमिस किया था, आपका वोट का वेट बराबर होगा चाहे आप कहीं भी हो। और फिर 42nd अमेंडमेंट इमरजेंसी के दौर में। यहां एक बात समझना जरूरी है, 42nd अमेंडमेंट ने इन आर्टिकल्स को रिपील नहीं किया, डिलीट नहीं किया, उसने कुछ और किया। उसने इन आर्टिकल्स के अंदर एक प्रोविजो इंसर्ट किया, एक छोटी सी क्लॉज जिसने पूरे मशीनरी को बंद कर दिया। प्रोविजो ने कहा पॉपुलेशन फिगर्स 1971 सेंसस पे फ्रीज करो और फर्स्ट सेंसस आफ्टर ईयर 2000 तक कोई रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। बस आर्टिकल्स इंटैक्ट है, पेपर पे लिखे हैं, लेकिन उनका इंजन काट दिया गया। मैं इसको कहती हूं कॉन्स्टिट्यूशनल कोमा। पेशेंट जिंदा है, सांस चल रही है, लेकिन न्यूरल एक्टिविटी खत्म। डेमोक्रेसी वहीं की वहीं दिखती है, लेकिन वोटिंग वैल्यू नहीं रही। और 2001 में वाजपेयी सरकार ने 84th अमेंडमेंट लाया, जिसने फ्रीज को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। हम अभी टाइम लेंगे वाली लॉजिक। इस तरह 50 साल बीत गए। दोस्तों, अब तक हमने एक बात देखी, इंडिया वर्सेस दुनिया। क्या मेजर डेमोक्रेसीज में इंडिया सबसे पीछे है? जवाब है बिल्कुल है। और ये क्राइम है, विजिबल है, शॉकिंग है, लेकिन क्राइम है। लेकिन असली क्राइम ये नहीं है। असली क्राइम आपके साथ कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने इस फ्रीज के द्वारा देश के अंदर किया है। क्योंकि फ्रीज ने सीट्स 1971 पे लॉक कर दिए, स्टेट वाइज ताला लगा दिया। लेकिन इन 50 साल में कुछ स्टेट्स में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी, कुछ में कम बढ़ी। इससे हुआ ये कि किसी एक राज्य का वोटर ओवर रिप्रेजेंटेड हो गया तो दूसरे राज्य का वोटर लेस रिप्रेजेंटेड हो गया। और कौन से स्टेट्स और कितना गैप, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अगला चार्ट इस पूरी डिबेट का स्मोकिंग गन है। (1957, 1967, 1977 केरला और राजस्थान का वोटर बराबर था। परफेक्ट पैरिटी 3 डिलिमिटेशंस तक, फिर फ्रीज, फिर देखिए क्या हुआ। मैं आपको 6 स्टेट्स दिखाती हूँ, ऐसे स्टेट्स जिनकी बाउंड्रीज 1957 से आज तक एसेंशियली अनचेंज्ड है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। इन 6 स्टेट्स में एक एमपी कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता था अक्रॉस 4 डिलिमिटेशन बेंचमार्क्स? देखिए जरा। 1957 में पहली डिलिमिटेशन, हर स्टेट का एक एमपी लगभग 7.3 लाख सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता था। सब स्टेट्स केरला, यूपी, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल 3% के अंदर। 1967 में सेकेंड डिलिमिटेशन 8.7 लाख ईच, 3% के अंदर। 1977 में थर्ड डिलिमिटेशन 10.4 लाख ईच, 3% के अंदर। 3 डिलिमिटेशन साइकिल्स, 20 साल की परफेक्ट पैरिटी। इंडिया ने किया था ये, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉमिस किया था और हम उस प्रॉमिस को डिलीवर कर रहे थे। और फिर फ्रीज। आज 2024 में केरला 17.9 लाख पर एमपी, राजस्थान 32.6 लाख पर एमपी। सेम 6 स्टेट्स, सेम कॉन्स्टिट्यूशन, सेम प्रिंसिपल सपोजिटली। 1957 में 3% का गैप था इनके बीच, आज 83% का गैप है। किसी ने ये नहीं कहा था कि स्टेट्स के बीच इक्वालिटी खत्म हो जाएगी। फ्रीज प्रॉमिस किया था सिर्फ टेम्पररी पॉज, सिर्फ टोटल सीट्स पे, लेकिन उस फ्रीज ने इंटरनल वोट वैल्यू इक्वालिटी को डिमोलिश कर दिया। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये नेचुरल डेमोग्राफिक आउटकम नहीं है, ये एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन का स्पेसिफिक रिजल्ट है। और उस डिसीजन का विक्टिम हमारा वोटर अभी तक इस चार्ट को देखा भी नहीं है। दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। ये सब नंबर्स टेक्निकल लगते हैं, समझ में नहीं आते या फिर देर से आते हैं। 26 लाख पर एमपी, 83% गैप, ये दरअसल पॉलिसी पेपर्स की लैंग्वेज है। मैं आपको एक ऐसी लैंग्वेज में समझाता हूँ, एक ऐसा फ्रेमवर्क देता हूँ जो आप तुरंत समझ जाएंगे। रुपए और पैसे की बात करते हैं, रुपयों की बातें तुरंत समझ आती हैं। केरल का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि केरल वेस्ट रिप्रेजेंटेड है, तो केरल के वोटर के वोट की वर्थ 1 रुपया मान लेते हैं। अब केरल की कंपैरिजन में आपके स्टेट के वोटर का वोट कितने का है? 90 पैसे का, 70 पैसे का, 55 पैसे का। वही मैथ है, वही डेटा है, सिर्फ यूनिट बदल गई। और अब आप देखेंगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपका वोट कितने पैसे का है? मैं आपको हर स्टेट का नंबर बताता हूं। बिहार में 55 पैसे,
केरला का वोटर पूरा 1 रुपया 20 लाइन, तमिलनाडु 90 पैसे, आंध्र प्रदेश 84 पैसे, उड़ीसा 84 पैसे, उत्तराखंड तेलंगाना 80 पैसे के आसपास, पंजाब वेस्ट बंगाल कर्नाटका 77 से 78 पैसे के आसपास, असम 75 पैसे, महाराष्ट्र 71 पैसे, गुजरात 72 पैसे। और अब आते हैं मेजर पॉपुलेशन स्टेट्स पे। उत्तर प्रदेश 67 पैसे, मध्य प्रदेश 67 पैसे, हरियाणा 66 पैसे, दिल्ली 70 पैसे, जम्मू एंड कश्मीर 67 पैसे, बिहार 64 पैसे, राजस्थान 61 पैसे। दोस्तों अब इसका मतलब समझिए, आप राजस्थान में हो, आप वोट डालने जाते हो, आपके वोट का पार्लियामेंट में वेट केरल के वोटर के वेट के कंपैरिजन में सिर्फ 61 पैसे, बाकी 39 पैसे उस पे आपका हक तो है लेकिन मिलता नहीं। बिहार में 55 पैसे, यूपी में 60, एमपी हरियाणा 59 से 60। और ये रैंडम नहीं है दोस्तों, मैं आपसे एक और बात बोलूँगा। इंडिया के 4 सबसे बड़े राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबकी वोट वैल्यू सबसे कम है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे कम रिप्रेजेंटेशन पर वोटर। ये डेमोक्रेसी का लॉ नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों का, गलत फैसलों का नतीजा है। साउथ इंडिया का सबसे खराब रिप्रेजेंटेटेड स्टेट नॉर्थ इंडिया के सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेड स्टेट से आगे है हर रैंक में, डेटा में। अभी हमने स्टेट बाय स्टेट देखा, अब रीजन वाइज, क्योंकि पैटर्न रैंडम नहीं है, ज्योग्राफिक है। साउथ के 5 स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, वेटेड एवरेज 86 पैसे पर वोट। नॉर्थ प्लस असम 5 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, असम, वेटेड एवरेज 66 पैसे। अब रैंक बाय रैंक देखिए। रैंक 1 केरला 1 रुपी वर्सेस राजस्थान 61 पैसे। रैंक 2 तमिलनाडु 90 पैसे वर्सेस बिहार 64 पैसे। रैंक 3 आंध्रा 84 पैसे वर्सेस यूपी 67 पैसे। रैंक 5 यानी हर रीजन का सबसे खराब स्टेट कर्नाटका 77 पैसे वर्सेस असम 75 पैसे। साउथ का सबसे खराब स्टेट नॉर्थ के सबसे बेस्ट स्टेट से आगे है। ऐसा 1957 में नहीं था, ऐसा 1967 में नहीं था, ऐसा 1977 में नहीं था। ये स्पेसिफिकली फ्रीज के बाद इमर्ज हुआ है और अभी तक कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी मीडिया इसको एग्जैक्ट टर्म्स में नेम नहीं करते, क्योंकि अगर नेम करेंगे तो पॉलिटिकली अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठेंगे। क्या नॉर्थ के वोटर को डेलिबरेटली कम रिप्रेजेंट किया गया? डेटा कहता है कैसी भी इंटेंट हो, आउटकम यही है। जो गैप हमने देखा वो 2011 का है। पिछले 13 साल में ये गैप कम नहीं हुआ, बिगड़ा है, बड़ा है, और सबसे ज़्यादा बड़ा है उनके लिए जो पहले से ही सबसे पीछे थे। पिछले चार्ट्स में 2011 सेंसस का डेटा था, क्योंकि वही हमारा लास्ट ऑफिशियल सेंसस है। लेकिन अब 2024 है और कोई ये कह सकता है कि भाई डेटा पुराना है या एक पॉपुलर पॉलिटिकल लाइन है, अभी रुको और 10 साल बाद देखते हैं, राज्यों की जनसंख्या को थोड़ा सा स्थिर होने दो। ऐसे में आइए देखते हैं कि गैप स्थिर हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। ये चार्ट्स 2011 वर्सेस 2024 का है। वही राज्य, वही सीटें, सिर्फ जनसंख्या बढ़ी हर एक स्टेट में। राजस्थान 2011 में 27.4 लाख पर एमपी, 2024 में 32.6 लाख पर एमपी, मतलब सीधे 5 लाख का इंक्रीज, 19% की बढ़ोतरी। बिहार 2011 में 26 लाख, 2024 में 32.5 लाख, सीधे 6 लाख का इंक्रीज, 25% की बढ़ोतरी। इसी तरह से मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, हरियाणा, इन सभी राज्यों में 4 से 5 लाख का इंक्रीज हुआ है। और केरला, तमिलनाडु, साउथ के स्टेट्स सिर्फ 1 से 2 लाख का इंक्रीज। समझ रहे हो आप, जो स्टेट्स पहले से ही अंडर रिप्रेजेंटेड थे उनका बोझ सबसे तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में 13 साल में 6.5 लाख एक्स्ट्रा लोग हर एमपी के ऊपर बढ़े हैं। केरल में सिर्फ 1.2 लाख लोग बढ़े हैं। वोट वैल्यू टर्म्स में अगर बात करें तो बिहार के मतदाता के वोट की वैल्यू 2011 में 64 पैसे थी, आज 55 पैसे है। 9 पैसे का लॉस 13 साल में, सिर्फ लगातार फ्रीज के कारण। क्या ये गैप स्टेबलाइज हो रहा है? नहीं। क्या ये गैप कन्वर्ज हो रहा है? नहीं। ये गैप डाइवर्ज हो रहा है, एक्सेलरेटिंग डाइवर्जेंस। कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पार्टी, कोई भी कमेंटेटर जो आज आपको ये कहता है कि रुको, धैर्य रखो, समय दो, वो असली बात छुपा रहा है।
वेट करने का मतलब है हिंदी बेल्ट के वोटर से और पैसे काटो, हर साल हर साल। डेटा साफ दिखा रहा है कि रुकने से कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये फर्स्ट सरकारी मूव है 50 साल में जो फ्रीज को नाम से आइडेंटिफाई करता है और उसे हटाने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये बिल सीधे आर्टिकल 81 को अमेंड करता है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन को अनफ्रीज करता है, आर्टिकल 82 की मशीनरी रिस्टोर करने की तरफ बढ़ता है। टोटल लोकसभा सीट्स 543 से 850। महिला आरक्षण भी इसी डिलिमिटेशन से लिंक्ड है और ये इम्पोर्टेंट है। 50 साल में ये पहली बार है जब कोई सरकार ओपनली कह रही है 1976 में जो फ्रीज लगा था उसको अब रिवर्स करने का टाइम आ गया है। इससे पहले की सरकारों ने जिम्मेदारी नहीं ली। राजनीतिक नफे नुकसान का कारण रहा हो, गठबंधन धर्म का कारण रहा हो या फिर कोई और, लेकिन पहले की कांग्रेस और यूपीए की सरकारों ने कुछ नहीं किया। मोदी सरकार कर रही है। लेकिन क्या 850 सीटें इनफ हैं? नहीं, मैथ सिंपल है। देखिए, 850 सीट्स पर हर एमपी अभी भी 17 लाख सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो पाकिस्तान से ज्यादा, यूके से 15 गुना ज्यादा, दुनिया में स्टिल द वर्स्ट रेशियो। और इंटरनल स्टेट वाइज डिस्टॉर्शन जो हमने पिछले 15 मिनट में देखा वो फुल्ली फिक्स नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का पब्लिक कमिटमेंट ये है कि जो स्टेट्स ने पॉपुलेशन स्टेबलाइज की उनके सीट्स कम नहीं होंगी। ये पॉलिटिकल गारंटी है और इसका मतलब है कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इनइक्वालिटी लार्जली लॉक्ड इन रहेगी। साउथ का ओवर रिप्रेजेंटेशन बचेगा, नॉर्थ का अंडर रिप्रेजेंटेशन बचेगा, बस टोटल साइज बढ़ेगा। हाँ, ये सही है कि ये फुल रिपेयर नहीं है, लेकिन डायरेक्शन पहली बार सही है। 1976 की सर्जरी को 50 साल में पहली बार सर्जरी के नाम से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये स्मॉल अचीवमेंट नहीं है। अब डिबेट होनी चाहिए स्केल पर, डिजाइन पे, कितने सीट्स, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सेंसस, महिला आरक्षण कैसे इंटीग्रेट करने का, ये सब वैलिड डिबेट्स हैं, होनी चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल पे डिबेट की क्या रिप्रेजेंटेशन इक्वलिटी रिस्टोर करना चाहिए, वो डिबेट अब ओवर है। आंसर क्लियर है, हाँ, रिस्टोर करना चाहिए। तो आज हमने क्या देखा? 3 चीजें। एक, इंडिया दुनिया की सबसे कम रिप्रेजेंटेड मेजर डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया सब हमसे आगे हैं। 2, हमारे नीचे गिराने की कहानी का एक सोर्स है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसने आर्टिकल 81 और 82 की रिप्रेजेंटेशन मशीनरी को फ्रीज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से कोमा में डाल दिया 50 साल के लिए। 3, इंडिया के अंदर अगर आप हिंदी बेल्ट के वोटर हो, आपके वोट का वेट 55 पैसे है केरला के वोटर की कंपैरिजन में, और ये गैप रुका नहीं है बल्कि एक्सेलरेट हो रहा है, बढ़ रहा है। ये डिबेट सिर्फ पॉलिसी नर्ड्स के लिए नहीं है, ये आपके हर वोट के बारे में है, आपके एमपी के बारे में है, आपके डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में है। 131st अमेंडमेंट की बात पब्लिक स्फीयर में है। पार्लियामेंट्री डिबेट शुरू होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स रिएक्शंस दे रहे हैं। इस डिबेट का आउटकम आपके 2029 इलेक्शंस में कितने पैसे का वोट होगा ये तय करेगा। आप इस डिबेट का हिस्सा हो, चाहे आप यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे राजस्थान में, आपके वोट की कीमत का डिबेट है, ये आपके लिए है। दी पैम्फलेट पे हम नंबर्स ढूंढते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिनको पॉलिटिकल क्लास आपसे छुपाती है। हमें फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, स्पेशली उनके साथ जो हिंदी बेल्ट में वोट करते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके वोट का वेट 55 से 60 पैसे है। क्यों? क्योंकि अपने वोट की कीमत जानना डेमोक्रेसी की पहली शर्त है। खैर, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।